जैसे बेटे लास्ट टाइम आपने डिस्कशन किया कंप्लीटली रिगार्डिंग द केस ऑफ योर सेकंड लॉ, देन बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी एप्लीकेशंस आपने डिटेल में डिस्कस की। अब उस डिस्कशन के बेटे कंप्लीटली बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेलेवेंट टॉपिक है दैट इज अवर बेटे फ्रिक्शन। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है, रिगार्डिंग दैट। और उसके बाद बेटे हमारे पास बैंकिंग ऑफ द रोड्स वाला जो कंसेप्ट है दैट इज आल्सो देयर की बैंकिंग जो है हाउ वी कैन मैनेज द स्पीड ऑफ द व्हीकल टेकिंग ए कर्व विद द हेल्प ऑफ द बैंकिंग ऑफ द रोड्स एंड ऑल दैट। फ्रिक्शन की बेटे अगर बात करें तो दिस इज बेटे hidden which comes into play when there is relative motion between the two surfaces in contact बेटा। So friction को आप कह सकते हो बेटा it is defined as a hidden force or opposing force which beta comes into play when one body or one object slides over the surface of another object बेटा। दोनों सरफेसेस की बेटे अगर बात करें, जो कांटेक्ट में दोनों सरफेसेस हैं, वी कैन फर्दर से दैट बेटा कि ये आपका इमेजिन कर लीजिए एक सरफेस है, कोई कितना भी अच्छा वेल पॉलिश्ड सरफेस हो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली बेटे व्यू करोगे तो उसमें थोड़े बहुत हम्प्स जो हैं दीज आर ऑलवेज बेटा नोटेड। दिस इज योर सरफेस 1, दिस इज योर सरफेस 2 बेटा। आप अगर एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हो, स्लाइड आप कैसे करोगे, आप इस पे एक फोर्स अप्लाई करोगे, यू विल से दैट इट इज द अप्लाइड फोर्स बेटा। अप्लाइड फोर्स क्या करेगी कि ये जो आपके इरेगुलरिटीज हैं दोनों सरफेसेस के बीच में, इन इरेगुलरिटीज को ओवरकम करने की बेटा ये कोशिश करेगा अप्लाइड फोर्स, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटे इनके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑटोमेटिकली इट कम्स इनटू प्ले। अगर हम बेटे ये चीज को सोच के देखें कि किस तरीके से ये जो इरेगुलरिटीज हैं कैसे हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओरिजिनेट करती हैं, रिगार्डिंग दैट जिन जिन प्लेसेस पर ये इरेगुलरिटीज हैं वहां दोनों पर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में बेटा एक कोल्ड वेल्डिंग टाइप जो इरेगुलरिटीज हैं इनके बीच में हुक टाइप ऑफ अरेंजमेंट बन जाता है, and as a result of that when we apply force maybe on this surface or maybe the surface which is upper one, दोनों में से कोई तो अपर सरफेस होगा, एक आपका फिक्स सरफेस होगा, और जब बेटे इनके दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो यू कैन वेल सी दीज इरेगुलरिटीज, दीज इंटरलॉकिंग्स रादर, अगर मैं टेक्निकल टर्म बोलूं बेटा, दीज इंटरलॉकिंग्स बेटे जो हैं इंटरलॉकिंग्स को ब्रेक करने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत होती है। सम पार्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज जस्ट वेस्टेड in order to overcome this interlockings between the two surfaces in contact बेटा, और उसकी वजह से क्या होता है आपका जो अपोजिट डायरेक्शन है अप्लाइड फोर्स के, इस डायरेक्शन में एक अननोन इनविजिबल फोर्स जो है दैट कम्स इनटू प्ले। इसी चीज को आप बेटा फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह देते हैं।
पुराने टाइम पे अगर हम ओल्ड व्यू की बात करें, ओल्ड व्यू में ये कहा जाता था कि जितना इन दोनों का जो सरफेसेस का एरिया है वो ब्रॉड होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। बट बेटे मॉडर्न आपका जो व्यू है, इट स्टेट्स दैट बेटा एरिया हैज नथिंग टू डू विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे हम कहते हैं कि इट इज द पॉइंट्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर or cold weldings or interlockings which are getting fixed with each other, और वो interlockings and the nature of the two surfaces जो है वो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर काफी अपना मेजर रोल प्ले करता है। एरिया जो है वो इतना प्रोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता। इसका एक एग्जांपल भी आप लोग बेटे दे सकते हो। अगर आपके पास एक वेरी फाइन ग्लास सरफेस है, आप उस ग्लास सरफेस के ऊपर ऑयलिंग कर दीजिए, अच्छे से ऑयल लगा दो, उसके ऊपर एक और वैसा ही ग्लास का सरफेस आप बेटे इस तरीके से प्लेस कर दो, यू विल नॉट बी एबल टू पिक दैट अप। उनमें बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाया करता है, दैट इज ड्यू टू द adhesive or cohesive type of forces which also come into play when we are using some sort of gluing agent. याद रखिएगा हमेशा बेटा, ये जो आपका फेविस्टिक है, फेविकोल है या गम वगैरह आप यूज करते हो, इनको आप एडहेसिव्स भी कहते हो ना बेटा। रीजन बीइंग कि जो एक सरफेस ये हो गई, अगर बीच में आप ये स्टिकिंग मटेरियल को यूज कर लेते हो तो दोनों एटम्स अलग नेचर के हो जाएंगे और वो यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो जाता है। सो यहाँ पे नेचर का मतलब बेटे यही मैं कह रहा था कि अगर ये सरफेस कोई और है, ये कोई और मटेरियल की सरफेस है, तो दोनों आपकी सरफेसेस अलग हो गई और इन दोनों के बीच में एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस जो हैं, दीज विल बी कमिंग इनटू प्ले, और वो आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बेटा ओरिजिनेट कर देती है। तो प्रेजेंटली हमें अपने माइंड में क्या रखना है, हमें अपने माइंड में रखना है कि जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स ऑफ आप अपना अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। एंड ये नेचर ऑफ द टू सरफेसेस पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। और फर्दरमोर ये कहीं ना कहीं इस सरफेस के वेट के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है कि इसका वेट जो है वो कैसा होगा, कितना होगा। तो दैट वी विल कवर अंडर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लॉज क्या है उनमें डिटेल में बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया आपका बेटे फ्रिक्शन के बारे में था। अब हम बेटे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात कर लें, थोड़ा सा बेटे ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन जो है कौन कौन सी टाइप्स की हो सकती है और कैसे बेटा हम फ्रिक्शन के साथ डील कर सकते हैं। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन द टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटे इसमें बेटे टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बेसिकली स्पीकिंग आपके पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक आपके पास बेटे आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड सेकंड टाइप बेटे आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे डियर चिल्ड्रन नाम से थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है, स्लाइडिंग का मतलब है कि व्हेन बॉडी वन स्लाइड्स और ट्राइज टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द सेकंड बॉडी, देन ऑब्वियसली बेटा an opposing force that will be coming into play and that we will be terming as the sliding friction. So sliding friction जो है बेटा, sliding friction it comes into play बेटा when one body slides or tries to slide over another body या सरफेस बेटा। लेकिन उधर अगर देखो आप रोलिंग फ्रिक्शन में आप लोग जैसे बेटे साइकिल देखते हो, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, व्हीकल, जितने भी व्हीकल्स हैं इनके व्हील्स बेटे
जो है ये जब रोल करते हैं रोड की सरफेस के ऊपर, तो इनके बीच में जो हिडन या अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर बेटा फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। सो रोलिंग फ्रिक्शन बेटे जो है इट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी rolls over the horizontal over the surface of another object or body बेटा। तो क्वाइट ऑब्वियस है बेटा। अब मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम की हेल्प लूं यहाँ पे, थोड़ा सा बेटे ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास एक सरफेस है, यू मे कॉल दिस है सरफेस नंबर 1, एंड इसके ऊपर आपने एक और ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, सरफेस नंबर 2 है। आप इस पे इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो बेटा, दिस इज एफ, ऐसे कर देता हूं, एफ अप्लाइड है। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगा, इसको मैं कैपिटल एफ बेटे लिख देता हूं। और इस तरफ अगर आप बेटे देखो तो ये डियर चिल्ड्रन आपका सरफेस, और ये आपका व्हीकल का टायर बोल सकते हो ये। और बेटे जब आपका टायर मूव करेगा, रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स जो है दैट कम्स इनटू प्ले, दिस इज कॉल्ड योर रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। बेटे जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसको हम बेसिकली 3 टाइप्स में और आगे डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड द थर्ड काइनेटिक और बेटे डायनामिक फ्रिक्शन। आई होप कि आपने छोटी क्लास में नाम इनका सुना है, नहीं सुना होगा, सुना कहीं पे। पहला है स्टैटिक, देन बेटे लिमिटिंग, देन डायनामिक और काइनेटिक। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन। अगर सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आपका जो स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेसिकली बेटे इसकी 3 टाइप्स हैं। वी हैव स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा, सेकेंडली इट इज बेटे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा, एंड थर्ड इज काइनेटिक या डायनामिक भी बेटे कह देते हैं, काइनेटिक या डायनामिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आइए बच्चों इनके बारे में वन बाय वन बात करके देखें कि इनका मतलब क्या है। आपने कभी इमेजिन किया होगा कि अगर हमारे पास एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, आपने उसको फ्लोर पे रखा हुआ है, आप उसको स्लाइड करके लेके जाना चाहते हो, आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता। मान लीजिए एक बहुत बड़ा रॉक का पीस है, आप उस रॉक के पीस को काफी ज्यादा पुश करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, बट वो मूव नहीं करता। कभी आपने सोचा है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो जा कहाँ पे रही है फिर बेटा, है ना बेटे। हम तो देखो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लग रही है इस पे, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, फिर ये फोर्स जा कहाँ पे रही है। ये वाली फोर्स बेटा इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज थी, इंटरलॉकिंग्स थी, उनको ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वाली फोर्स जो है बेटा, जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते चले जा रहे हो, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपने आप को उसी हिसाब से बढ़ाई जा रहा है, इंक्रीज करी जा रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। और एक स्टेज आएगा जब आप अपना अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा इंक्रीज कर दोगे कि ये थोड़ा सा स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तब ये स्लाइड होना शुरू होता है। एक लिमिट, जिस लिमिट तक अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता, वहीं पे रुका रहता है, उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड बेटे, उसको स्टैटिक ही बोलते हैं ना बेटा। स्टैटिक का मतलब होता है नॉट मूविंग एट ऑल। तो जैसे जैसे आप ये फोर्स अप्लाइड को इंक्रीज करी जा रहे हो, आपका जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बढ़ी जा रहा है, अपने आप को एडजस्ट करी जा रहा है, जब तक ये मूव नहीं करने लग जाता स्लाइटली भी, तब तक ये बढ़ता रहता है, और इसको आप बोल देते हो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड वंस बेटा आपका ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट कर देता है, फिर आपकी इरेगुलरिटीज जो है वो ब्रेक हो गई हैं, इंटरलॉकिंग्स ब्रेक हो गई हैं, आपका इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम फोर्स भी अप्लाई करोगे तो भी ये फिर मूव करता रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री बेटा। आइए मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प के साथ बेटे थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे कैसे ये फोर्सेस होती हैं। आपने ये वर्टिकल एक्सिस हैं, इन एक्सिस के अलोंग आपने बेटा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिया बेटा, और इन एक्सिस पे आपने अप्लाइड फोर्स लिया बेटा, अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे आप अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे, डियर चिल्ड्रन ध्यान से देखिएगा, अप्लाइड फोर्स को जैसे जैसे आप इंक्रीज करी जा रहे हो, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करी जा रहा है, लीनियर डिपेंडेंस है। और एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पे आपका ये मैक्सिमम हो गया बेटा, और उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, देन आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बेटे बन जाता है इन दिस वे। जहां तक ये लीनियर डिपेंडेंस है, ये यहां तक, इसको बोल देते हो आप बेटे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड डियर चिल्ड्रन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको आपने बोल दिया लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इधर देखिए साथ साथ जरा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, ये दिस इज दिस मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से कम कम वाली वैल्यूज है सारी। और जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, स्लाइड करने लग जाए, तो जो आपका ये फोर्स है आप देख सकते हो, मैं अलग चौक से मार्क कर देता हूं, ये देखिए बेटा, ये अब आपका लिमिटिंग फोर्स से कम फ्रिक्शन है। वैसे भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपके पास अगर रोलिंग फ्रिक्शन की भी बात कर लें, साइकिल को बेटा पेडल करना बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार जब वो रोल करने लग जाए, फिर तो थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई करते जाते हैं और वो रोल करता रहता है। सो डियर चिल्ड्रन, तीन जो आपकी टाइप्स हैं, इनको अपने माइंड में क्लियरली रखना है। तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जब तक मूव नहीं करता। और डियर चिल्ड्रन एक और बात, ये इसको कभी एग्जामिनर ये भी कहते हैं कि इनमें से कौन सा फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि आपने ये देखिए, मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये बेंच मूव ही नहीं कर रहा, मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, लगा रहा हूँ ना, ये नहीं सच में नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स में लगा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा। मैंने और किया, ये देखिए स्लाइटली मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो जब तक ये मूव नहीं करता तब तक स्टैटिक है, और व्हेन इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट स्टार्ट ही होने लगा है मूव करना, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से स्लाइडिंग फोर्स अपने आप को एडजस्ट करी जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बेटा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर। और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटे। एंड बेटा डियर चिल्ड्रन, काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन में हम कहेंगे व्हेन द बॉडी 1 actually slides over the surface of the body 2, that is there is a motion between the two objects, relative motion between the two objects, then we say that it is the kinetic or the dynamic force of friction between the two bodies बेटा। क्लियर बेटा? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप बेटा। अंजलि, ख्याति, मनजोत, अर्शप्रीत, राघव, अदिति, अदिति का न्यूट्रिशन है, रोल नंबर 26 अदिति, देवनूर, ऑल वेल बेटा? ओके बेटे।
इनका डेफिनेशन बेटे छोटा मोटा जो है कुछ पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो यू आर टू बी लिटिल बिट केयरफुल। मैं फाइनली एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज डिफाइंड एज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when we apply the force but the body it does not start sliding over the surface of the given body beta, and it is also called the self adjusting force because as we increase the magnitude of the applied force, our force of friction it adjusts itself towards the higher side, and beta maximum value of the static force of friction is called beta limiting force of friction, and when there is actual motion between the two surfaces, then this part is called beta your kinetic force of friction. This is called kinetic or dynamic force of friction beta. So in this manner we can beta differentiate the terms from one another. And on the other hand beta, when we talk about the rolling motion, here beta very small part of the tire or of this spherical type of structure is in contact with the ground beta. Here two types of obstacles are being faced by this particular object which is rolling. First beta, अगर मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दोबारा ड्रॉ कर दूं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आपने ये अपना व्हीकल का स्फेरिकल शेप में या सर्कुलर शेप में टायर इमेजिन किया। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड आपका सीमेंटेड या मेटल्ड भी हो सकता है, या आपका सिंपल बेटा जो नॉर्मल जिसको आप कच्चा फ्लोर कहते हैं, दैट मे आल्सो बी देयर। और अगर ये ऐसा है तो ये थोड़ा सा वहां पे डिप्रेशन हो जाता है। अगर ये सीमेंटेड या मेटल्ड नहीं है तो थोड़ा सा यील्ड हो जाती है ना ग्राउंड। उस केस में आपके टायर को इतना देखिए एट एवरी मोमेंट इतना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, इतनी हाइट फेस करनी पड़ती है। ये वाली हाइट यहां से लेकर कांटेक्ट पॉइंट से लेकर इतनी हाइट उसको हर एक पॉइंट पर फेस करनी पड़ती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंडली आपके टायर का यहाँ पे जो कांटेक्ट है, ये वाला कांटेक्ट जो है, इसको ब्रेक भी करना होता है। तो ये दो रीजंस हैं आपके रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। अगर आपका ग्राउंड मेटल्ड ग्राउंड है फिर क्या होगा, आपका जो बेटे टायर का एरिया है इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैटनिंग ज्यादा हो जाएगी टायर की, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा ये जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट को ब्रेक करने के लिए जितना फोर्स चाहिए होगा वो आपको बेटा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए जो हैवीली लोडेड व्हीकल्स होते हैं उनमें एयर प्रेशर टायर्स में ज्यादा रखा जाता है ताकि उनकी फ्लैटनिंग ज्यादा ना हो और रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये कम हो। अदरवाइज भी बेटे अगर हम इनका और इनका कंपैरिजन करें तो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज फार 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 स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, बहुत हैवी लोड्स होते हैं उनको बेटे स्लाइड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रोल करके लेके जाना बड़ा आसान है। आप देखिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, हैवीली लोडेड ट्रक्स जो हैं, ट्रक्स के टायर्स होते हैं, टायर्स मूव करते रहते हैं। अगर आपको नहीं जी हमने ट्रक पे नहीं लेके जाना, हम तो उसको मेटल का जो रोड है उसके ऊपर रखेंगे, धक्का लगा के लेके जाएंगे, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ए लॉट ऑफ एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड एंड दैट वी कांट अप्लाई विद। सो इन दिस वे आपका जो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है in comparison to the sliding force of friction it is far 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 less beta, right beta। चलिए पुत्र आगे। then बेटे हमारे पास है laws of force of friction। let us concentrate upon these laws बेटा। force of friction को govern करने के लिए कौन कौन से laws हैं, कैसे हम बात कर सकते हैं। laws of friction, इसमें बेटा डियर चिल्ड्रन जरा समझने वाली बात है। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास बेटा
एक सरफेस है, सरफेस नंबर 1 मैंने डाल दिया इसको। इस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट बेटा प्लेस किया, कोई बॉडी प्लेस की, इस बॉडी पे आपका बेटा अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, अप्लाइड फोर्स आपका बेटे इस तरफ है। एंड डियर चिल्ड्रन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस तरफ होगा बेटा, ऐसा होगा ना। अब एक बात और है बेटा, आप न्यूटन थर्ड लॉ जब पढ़ते थे आप कहा करते थे कि इस बॉडी का वेट जो है इट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा है बेटे। और पुत्र नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ये देखो ना बेटे, ये तो एक्शन हो गया, एक्शन इज ऑन दिस सरफेस, तो रिएक्शन किधर होगा, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना बेटा। यस, दिस इज द रिएक्शन। और आप लोगों ने बेटे पढ़ा भी था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन आपका सरफेस नंबर 1 पे है, रिएक्शन बॉडी पे है जिसको आप स्लाइड करवाना चाहते हो। अब बेटे लॉज ऑफ फ्रिक्शन आपको क्या कहते हैं, पहली बात कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये वाली, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना बेटा, इट इज बेटे डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन रादर। फिर से ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख देता हूं आपको थोड़ा याद रह जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और डियर चिल्ड्रन ये अप्लाइड फोर्स मैंने लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं स्मॉल एफ से लिख देता हूँ, थोड़ा फर्क रहेगा दोनों में, नहीं तो आप लिख तो कैसे भी सकते हो, नहीं तो फिर अदरवाइज पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये बेटे मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं तो आई विल हैव टू मेक यूज ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज म्यू। क्या होता है ये, इट इज, यस नमन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। म्यू आपका जो है बेटा इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, याद रखिएगा ये बात। ये पहला ही लॉ आपका है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसको हमने रिमूव कर दिया, इसकी प्लेस पे ये आपका कांस्टेंट आ गया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और डियर चिल्ड्रन आप इसको ऐसे भी लिखा करते हैं, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, इसको हम आगे चल के यूज भी करेंगे, राइट बेटा। और थोड़ा सा और देख लीजिएगा बेटा, सेकंड लॉ आपको क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ये तो सिंपल बात है, ये कोई बात है ही नहीं, रादर आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉमन फैक्ट, इसमें कोई वो बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, दोनों सरफेसेस के बीच में कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। चौथी बात, चौथा लॉ ये कहता है आपको कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट बेटा, कैपिटल एफ डिपेंड फिर किसके ऊपर करा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस बेटा विच आर इन कांटेक्ट। तो आई होप ये चारों लॉज क्लियर हैं आपको बेटा। रिपीट करूंगा मैं ब्रीफली, इसको बोल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आपका बॉडी था, ऑब्जेक्ट था, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट किया, आपने फोर्स अप्लाई किया इधर को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। फर्स्ट लॉ में कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सीधा सीधा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, अगर ये कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन आर
और म्यू लगा दिया। म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको डिफाइन करना पूछ सकते हैं कई बार, तो यू आर टू से दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द, इसको ही देख के बोल देना है, याद थोड़ी करना होता है, हर एक डेफिनेशन याद नहीं की जाती बच्चों। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। बेटे आप बताओ फिर इसके यूनिट्स क्या बने म्यू के? नो यूनिट्स, क्यों? क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो म्यू का है, इट हैज गॉट नो यूनिट्स एट ऑल बेटा, राइट। दूसरी बात, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, इट इज एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, दिस इज अगेन कॉमन फैक्ट। तीसरी बात, ये फोर्स इन दोनों के बीच में एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। चौथी बात, तो फिर डिपेंडेंट किस पे है? नेचर ऑफ द टू सरफेसेस कैसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो एडहेसिव फोर्सेस आ जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। तो वी आर टू बी वेरी मच क्लियर कि ये हमारी जो चारों टर्म्स हैं हमें पता होनी चाहिए, राइट बेटा। चलें जी आगे। इसके बाद बेटे हमारे पास एक टर्म आती है छोटी सी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर ट्रैक पे एक टर्न नेगोशिएट करता है, तो हमें कैसे बेटा उस केस में उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। और आइए देखें, छोटा सा काम है ये आपका, आप हेडिंग लिख सकते हो बेटा, ए व्हीकल टेकिंग ए टर्न ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड है, लेवल रोड पे आपका व्हीकल टर्न कर रहा है। आओ बच्चों देखें क्या होगा, किस तरीके से होगा। ये इमेजिन कर लीजिए, ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक, लेवल रोड का मतलब होता है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं बेटे इसको सर्कल को कंप्लीट कर दूं ना, तो बेटे आपका ये फुटबॉल चौक बन गया, नकोदर चौक बन गया कि नहीं बन गया बताओ? बनता है, लगता है थोड़ा थोड़ा, है ना। ये रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और इस रोड पे ये आपकी गाड़ी चल रही है, टायर मैंने नहीं बनाए, ठीक। और आपके व्हीकल का वेट डियर चिल्ड्रन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, करेगा ना। और नॉर्मल रिएक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, होना चाहिए। और आपको बेटे याद होगा, हमने फ्यू डेज बैक एक बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर अगर आप उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाना चाहते हैं, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, एक थ्रेड ले लो आप, थ्रेड के साथ एक छोटा सा पेबल या स्टोन टाई कर लो, टाई करके एक एक उसका एंड अपने हाथ में रखो, उसको ऐसे घुमा दो जैसे फैन घूम रहा है, ऐसे घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो, आपके हैंड पर वो बाहर की तरफ फोर्स लगती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन आपका हैंड उस स्टोन को अपनी तरफ खींच के रखता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो कंसेप्ट थोड़ा समझने वाला है, मैं रोक देता हूँ यहीं पे, टाइम आपका हो गया है, आराम से कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है पुत्र। सो इधर बेटा अपने अंजलि, राघव, रमन, अदिति न्यू एडमिशन है बेटा। अदिति, हाउ इज इट ऑल गोइंग? Yes, sir. ठीक Good, sir. आ रहा है? Yes, sir. ओके बेटा। सर रिएक्शन फोर्स एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन बेटे होता है जब आप किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकली अगर डाउनवर्ड कह रहे हो, तो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी भी केस में जिस तरफ भी आपका एक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, और ये दोनों अलग बॉडीज पे एक्ट करेंगे, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज, राइट बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी बेटे, मंडे करते हैं बेटे आगे काम देन।
That's all for the day. Thank you all.